पहले पहले जब मेरी सहेली ने मुझे इस काम का मशवरा दिया तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। फिर सोचा कि गरीबी इस कदर है और घर में बीमार माँ बाप हैं, भाई कोई है नहीं और छोटी बहनें हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि मैंने शराफत से काम करने की इससे पहले कोशिश नहीं की थी। मैंने इससे पहले अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश की थी। पहले मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का सोचा तो उन बच्चों के हाथों मोहल्ले के लड़के मुझे चिट्ठी लिख लिख कर भेजते रहे और फिर उनमें से एक पर्ची मोहल्ले की एक आंटी के हाथ लग गई और फिर उन्होंने जितना मुझे बदनाम करना था कर दिया कि यह ट्यूशन पढ़ाने के बहाने इस तरह के काम करती है। उसके बाद ट्यूशन पर भी मेरी पाबंदी लग गई और सबने कहा यह एक चरित्रहीन लड़की है, हम अपने बच्चों को इसके पास ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे। उसके बाद मैं घर से बाहर निकलकर नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन मुझे हर जगह अजीबोगरीब तरह से परेशान किया गया क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी यही खूबसूरती मेरे लिए जान का बवाल बन जाती। मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाती मुझे नौकरी के लिए फ़ौरन रख लिया जाता, लेकिन मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता। कंपनी का बॉस मेरा फ़ायदा उठाना चाहता। मजबूरन एक हफ्ते के अंदर ही अंदर मुझे नौकरी छोड़ देनी पड़ती और फिर मैं घर बैठ जाती। पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुकी थी और अब मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर मेरी दोस्त ने मुझे YouTube चैनल का मशवरा दिया तो मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर अपना चेहरा दिखाए बगैर मुझे चैनल बनाने का मौका मिल रहा है और इससे अच्छी कमाई होती है तो ठीक है, मैं यही करती हूँ। शुरू में मैंने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया था जिससे कि मुझे कोई पहचान ना सके। सिर्फ अपनी आवाज़ के जरिए ही मैं चैनल बनाया और शेरो शायरी सुनानी शुरू कर दी। अभी मेरा चैनल बिल्कुल साफ़ सुथरा था, मेरे चैनल में कोई भी गंदगी नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे चाहने वालों की गिनती बहुत कम है और चैनल ठीक से चल नहीं रहा। तो फिर मैं थोड़ी परेशान हो गई और कमेंट में सब लोग यही कहते थे कि अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी क्योंकि फिर सब लोग मुझे पहचान जाते और मोहल्ले भर में मैं फिर से बदनाम हो ही चुकी थी। अगर मैंने अपना चेहरा दिखा दिया तो मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाती। मेरे सब्सक्राइबर में ज़्यादातर गिनती मर्दों की थी जो मेरे इश्क और बेहुदा गज़लों के बड़े शौकीन थे। लेकिन एक बार एक कमेंट ने तो मुझे सर में से पानी पानी कर दिया। मुझे वह कमेंट पढ़कर बहुत गुस्सा आया। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं खरा खरा जवाब लिख देती। एक लड़के ने लिखा था कि मैं तुम्हारी आवाज़ का दीवाना हो चुका हूँ, अगर तुम अपना चेहरा नहीं दिखा सकती तो अपना यह खूबसूरत शरीर ही दिखा दो। तुम्हारी आंखें देखकर मेरी नींद उड़कर रह गई है, तुम्हारे सफ़ेद दूधिया हाथ देखकर मेरा दिल मचलने लगा है। मैंने फ़ौरन से उस कमेंट को डिलीट कर दिया। यह बातें मुझे परेशान करती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। अब तक मेरी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी कि मेरा घर चल सके। मेरी दोस्त भी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि देखो, तुम्हें जिस्म दिखाने का लोग कह रहे हैं तो ऐसा करो कि थोड़ा बहुत अपना जिस्म भी दिखा दो ताकि तुम्हारी व्यूज़ ज़्यादा आ सके। मैंने कहा नहीं, मैं अपना जिस्म नहीं दिखा सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, यह बात मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। तो मेरी दोस्त ने कहा कि जब खाली पेट हो तो ज़मीर को शांत करना ज़रूरी नहीं होता, पेट की आग शांत करना ज़रूरी होता है। मैंने कहा यह गलत बात होगी। मेरी दोस्त कहने लगी अपने आसपास नज़र दौड़ाकर देखो, ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी गरीबी से तंग आकर नौकरी करती हैं और अपने बॉस को भी खुश करती हैं। कम से कम तुम सिर्फ अपना शरीर दिखाओगी, तुम्हारे शरीर को कोई छू नहीं सकता, सिर्फ देखने तक ही सीमित रहेगा। तुम ऐसा करोगी तभी तुम्हारी छोटी बहनों और तुम्हारे बीमार माँ बाप का पेट भर सकेगा, नहीं तो तुम ऐसे ही गरीबी में तड़प तड़प कर मर जाओगे। तुम अपने घर की हालत देखो, बस अच्छा गलत भूल जाओ। मेरी दोस्त ने बहुत जिद की, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा जिस्म ही तो दिखाना है, मैं कौन सा तुम्हें पूरा दिखाने को बोल रही हूँ। देखो मैं भी यह काम करती हूँ और मुझे इस काम के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और मेरा चेहरा भी किसी को नज़र नहीं आता, इसलिए इज्जत भी बनी हुई है और पैसा भी आ रहा है। मेरे दोस्त ने जब अपना चैनल मुझे दिखाया तो मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। उसमें बहुत कुछ बुरा था, लेकिन उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा थे और उसकी कमाई भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सोच में पड़ गई, शायद मेरे अंदर भी लालच आ गई थी। मैंने कहा ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा ही अपने आप को शो करूंगी। इस चक्कर में मैं सहेली की बात मानते हुए सबसे पहले
बहुत ही टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिए और दुपट्टा सरक कर मेरे गले तक आ गया था। मैंने देखा व्यूज़ बढ़ने लगे थे। धीरे धीरे मैंने स्लीवलेस कपड़े पहनना शुरू कर दिए। मैं इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन चैनल पर जो भी मुझे फरमाइश करता मैं उसकी फरमाइश पूरी करती और धीरे धीरे मैं लालच के दलदल में धंसती चली गई। और फिर बात स्लीवलेस से बहुत आगे तक पहुंच गई थी और फिर तो मुझे आदत हो गई। जितना ज़्यादा मैं अपने आप को दिखाई, इतनी ज़्यादा मेरे पास पैसा आ रहे थे। मेरा लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मेरे घर के हालात अब अच्छे होने लगे थे। मेरे माँ बाप बीमार रहते थे। मेरी 2 छोटी बहनें थी और जब मेरे माँ बाप मुझसे सवाल करते कि यहाँ सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, तो मैं उन्हें कहती कि मैं ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को कराती हूँ, जिसकी वजह से मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं। लेकिन उनको मालूम ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। उन्हीं दिनों मोहल्ले की औरतों ने फिर से मेरे बारे में बातें करना शुरू कर दी कि इनके घर में तो बड़ी गरीबी थी, हर वक्त उधार मांगा करते थे, लेकिन अब इनके ठाट बाट तो देखो, ना जाने क्या काम करते हैं। मोहल्ले वालों ने मेरे घर में आकर जासूसी करना शुरू कर दी और मेरा जीना दोभर कर दिया। मैंने सोचा कि मोहल्ला छोड़ देती हूँ और किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाती हूँ। अब तो मेरी कमाई भी हो रही थी, तो बेहतर है कि मैं सब लोगों से दूर चली जाऊँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी मुश्किल कर दी थी। अब मैं इतना कमा रही थी कि मैं एक घर किराए पर ले सकती थी और मैं अपने माँ बाप को लेकर दूसरे शहर आ गई थी, जहाँ पर दूर दूर तक कोई मुझे पहचानता नहीं था। और फिर मैं वहाँ पर एक छोटा सा मगर अच्छा साफ सुथरा फ्लैट किराए पर ले लिया। यहाँ 3 कमरे थे, खूबसूरत सा फ्लैट था। एक कमरे में मेरे माँ बाप, दूसरे में मेरी दोनों छोटी बहन पढ़ाई करती और तीसरा कमरा मेरा अपना होता था, जिसमें मैं अपना काम करती थी और कोई नहीं जानता था और मुझे कोई भी देख नहीं सकता था कि मैं अंदर कमरे में क्या कर रही हूँ। यहाँ आने के बाद मैं अपने आप को बहुत ही आज़ाद महसूस कर रही थी और शुक्र कर रही थी कि मेरी जान उस गंदे मोहल्ले वालों से छूट गई है। शुरू में तो मैं यूट्यूब चैनल सिर्फ इसलिए खोला था कि मेरी रोजी रोटी की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे अंदर लालच बढ़ने लगा था। मैं अपने बदन की दिन ब दिन नुमाइश करने लगी थी। लोगों के बहुत ही बुरे कमेंट भी आते थे। कुछ लोग मेरी तारीफ़ भी करते, कुछ लोग मेरे फिगर की तारीफ़ में ज़मीन आसमान कर देते और कुछ लोग ऐसे भी होते जो मुझे गंदी गंदी गालियाँ बकते और कहते हैं, शर्म करो, तुम हमारे समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रही हो। फिर मैं यह सोचती, क्या उनकी बातें मेरा पेट भर सकती हैं? अंदर से आवाज़ आती, नहीं, यहाँ गरीबी पर उपदेश सब देते हैं, लेकिन रोटी कोई नहीं देता और पेट रोटी से भरता है। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा चाहिए, बातें नहीं। इसलिए मैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती। मैं अपना दिल, अपने अंदर की आत्मा को टपक टपक कर सुला देती। इन सब का पेट भरा हुआ है और अगर मैं यहाँ काम नहीं करूँगी तो फिर मेरे पेट की आग कैसे शांत होगी, मेरे घर वालों का पेट कैसे भरेगा। लेकिन इतने सारे कमेंट के बीच में एक कमेंट ऐसा आया जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। उसने मेरा नाम लिखकर मुझसे कहा कि सोनाली, यह काम छोड़ दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह कमेंट पढ़कर तो मेरा दिल काँप उठा था कि आखिर यहाँ है कौन और यह आदमी मेरा असली नाम कैसे जानता है, क्योंकि मैंने यह चैनल अपने असली नाम से नहीं बल्कि नकली नाम से बनाया था। लेकिन उसने मेरा असली नाम लिखा था। मेरी तो आत्मा काँप उठी थी। मैं हैरान हो गई कि आखिर यह कौन है जिसको मेरी सच्चाई पता चल चुकी है। अगर यह मेरा कोई रिश्तेदार है तो फिर मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी होने वाली है। इस कमेंट को पढ़कर मुझ पर एक बदहवासी आने लगी थी, ना जाने क्यों, लेकिन मैं इस दिन अपनी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। मैं जल्दी में अपना चैनल बंद कर दिया और सारी वीडियोस एकदम वहाँ से डिलीट कर दी, क्योंकि इस बार जो कमेंट उस आदमी ने किया था, साफ मतलब है कि वह वहाँ मुझे पहचानता था। मैं परेशान हो गई। मैंने यहाँ भी नहीं सोचा कि मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। रिश्तेदारों में बदनामी का डर मुझ पर इस कदर सवार हुआ कि मेरे दिल में घर कर गया था कि मैं एक पल भी नहीं लगाया था अपने चैनल से सारा डाटा हटाने में, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे इस काम की जानकारी मेरे माँ बाप को हो गई तो वह जिंदा नहीं रहेंगे, इस सदमे से मर जाएंगे। मेरे माँ बाप के सामने मेरी एक भी वीडियो आ जाती तो वह शर्म से ही मर जाते। इसलिए मैंने कुछ सोचते हुए अपना चैनल शुरू से ही डिलीट कर दिया और मैं इस तरह काँप रही थी जिस तरह कोई मलेरिया का मरीज बुखार में करता है। चैनल तो मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन मेरी आजमाइश शुरू हो गई थी। अचानक से एक दिन मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक आदमी का मैसेज आने लगा तो मैं डर गई। उसने यही लिखा था कि लगता है तुम मेरे कमेंट से डर गई हो कि मुझे तुम्हारी असलियत
पता चल गई है। फिर उसने हंसने वाला इमोजी भेजा। दूसरे मैसेज में लिखा था, तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई हो, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा यह राज मेरे दिल में दफन रहेगा। बस मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बोलो करोगी? यह पढ़कर तो मैं और भी ज़्यादा डर गई थी। मेरे जहन गुमान में भी नहीं था कि इस तरह से भी कुछ हो सकता है। कौन है यहाँ, और मैं कैसे मान लूँ कि जो यह कह रहा है वह करेगा भी। मैं अजीब से उलझन का शिकार होने लगी थी। जिस तरह की मैं वीडियो बना चुकी थी, अगर वह मेरा कोई जानने वाला देख लेता तो मैं बदनाम होकर रह जाती। वह मुझे बदनाम तो कर सकता था, लेकिन मुझसे शादी नहीं। सारे रिश्तेदारों के चेहरे मेरे सामने आने लगे थे। जब उन्होंने मुझसे पूछा इतने पैसे कहाँ से आते हैं, तो मैंने यही कहा कि मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ और कुछ कोर्सेज बहुत महंगे हैं और मैं अच्छी कमाई कर रही हूँ। मेरी बात पर सबने यह विश्वास में कर लिया था, क्योंकि आज का ऑनलाइन का ही ज़माना है और बहुत सारे लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं और उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और सबके व्यवहार भी मेरे लिए बदलने लगे थे। मेरी बुआ, मौसी, चाचा जो हमें कभी पूछते ही नहीं थे, अब हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। मम्मी पापा के दोस्त जो हैं, गरीबी की वजह से उन्हें छोड़कर चले गए थे, अब वही दोस्त बार बार पापा को कॉल करते हैं और उन्हें कांटेक्ट करते हैं और अपने बेटों के रिश्ते के लिए मेरे लिए पेश करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता यह पैसा मैंने किस तरह से कमाया है। अगर वह आदमी मेरा कोई जानने वाला था तो मेरी सच्चाई सबके सामने लाकर मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने यह भी कहा था कि मेरी बहुत सी वीडियोस उसके पास सेव हैं। जिस रात मैंने उसका ही मैसेज पढ़ा, उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैं सारी रात आंखों में गुजार दी थी कि आखिर यहाँ कौन है जिसे मेरा राज मालूम हो गया है। ऊपर से चैनल डिलीट हो गया था और कमाई भी बंद हो गई थी। अभी तो खैर मेरे अकाउंट में अच्छे खासे पैसे थे, लेकिन यह भी सोच रही थी कि जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। मेरा दिमाग सोच सोच कर सुन्न होने लगा था। बदनामी का डर अलग था जो मेरी रातों की नींद उड़ा चुका था, और अब तो मेरी जान देने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। अजीब बात यह थी कि मैं अब तक जो काम किया था वह अपना चेहरा छुपा के ही किया। भगवान के अलावा मेरा राज कोई नहीं जानता था। मैंने तो यही सोचा था कि बाद में अपने भगवान से हाथ जोड़कर रो रो कर माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन अब तो मेरे काम का राजदार बन चुका था और जिसके मैसेज मेरी जान निकालने लगे थे। अजीब बात यह थी कि मुझे तो भगवान से डरना चाहिए था, जो यह सब करते हुए मुझे देख रहा था, लेकिन मैं भगवान से डरने की बजाय इस आदमी से डर रही थी। और उसके बाद जैसे मेरे पास मैसेज आने की भरमार हो गई थी। एक के बाद एक मैसेज मुझे आने लगे थे और जिन्हें पढ़कर मैं डर के मारे मोबाइल ही बंद कर दिया करती थी। रात का काफ़ी समय हो चुका था। मेरी माँ ने दरवाज़ा खटखटाकर पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक जल रही है, क्या बात है? तो मैंने माँ से कहा कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। लेकिन मेरी माँ ने घबराहट को भांपते हुए मुझसे कहा कि अगर कोई परेशानी है तो बताओ। मैंने कहा नहीं मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दिन मैंने मोबाइल बंद ही रखा और मैं बहुत ही डरी हुई रहती थी, यहाँ तक कि मुझे खाना तक नहीं खाया जा रहा था। मैं हर वक्त उस आदमी के बारे में सोचने लगी थी कि आखिर यहाँ है कौन जिसको मेरी हर बात पता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बंद घर के अंदर भी मुझे उस आदमी की तेज नज़रें अपने शरीर के आसपास होती नज़र आती थी। काफ़ी दिन के बाद मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और अपनी सहेली से बात की जो मेरे पुराने शहर में रहती थी। मेरा उस फ़ोन पर कॉन्टैक्ट रहता था। मैंने उसे अपनी समस्या के बारे में बताया तो मेरी सहेली ने कहा कि भलाई इसी में है कि तुम उससे कहो जो भी है तुम उससे मिलना चाहती हो और तुम उससे मिलने के लिए चली जाओ और जो भी समस्या है उसका हल निकालो। यहाँ घुट घुट कर जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तुमने किराए का घर लिया है तो किराया भी देना होगा और भी खर्च करने होंगे। तुमने अपना चैनल तो डिलीट कर ही दिया है, कम से कम उस आदमी से बात करो कि आखिर वह चाहता क्या है। मैं सुनकर थोड़ी परेशान हुई थी। यह तो बहुत ही रिस्की काम था। अगर कोई रिश्तेदार होता तो फिर मैं क्या करती। मैंने सोचा मैं उसके हाथ जोड़कर विनती कर लूँगी। पहली बार मैंने उस आदमी को खुद मैसेज किया था कि मैं मैसेज करते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे। फ़ौरन से मेरे मैसेज का रिप्लाई आया। कहने लगा तो क्या सोचा आपने? मैंने कहा आप कौन हैं, मेरे बारे में यहाँ सब कैसे जानते हैं? मेरी बात सुनकर वह कहने लगा इतनी लंबी बातें यूँ मैसेज पर नहीं हो सकती, मैं आपको कॉल करता हूँ। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि मैं उससे बात कैसे करूँगी। मुझे हैरत यह हुई थी कि जिस नंबर से कॉल आई वह कोई और था। वह नंबर ना था
जिससे वह मुझे मैसेज करता था। मैंने फ़ोन उठाया तो बड़ी तरंग में हेलो कहने लगा, लेकिन घबराहट के मारे मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकले थे। कहने लगा, कम ऑन यार, अब बोलो भी, सारी दुनिया को शायरी सुनाती रहती हो और वह भी ऐसी बोल्ड कि जज्बातों में आग से लग जाती है, और तुम मुझसे ही घबरा रही हो। मैं तो तुमसे शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ। यहाँ तो वही बहुत जुल्म है। उस आदमी की आवाज़ मुझे ऐसी नहीं लगी थी कि मैं पहले कभी सुनी हूँ। मैं उसकी आवाज़ सुनकर अपने सारे रिश्तेदारों के चेहरा और उनकी आवाज़ मेरे दिमाग में घूमने लगी थी, लेकिन वहाँ कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं था। फिर उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मैं बुरी तरह चौंकी थी। कहने लगा, सोनाली पहले तो एक गिलास पानी पियो, डर से तुम्हारा गला सूख चुका है, और इतना ज़्यादा सोचो मत, अपने माथे पर आने वाला पसीना पोंछो। अरे अपनों से इतना नहीं घबराते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैंने फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया। वह कैसे मेरी हालत के बारे में जानता था। मैंने मोबाइल फेंक दिया और अपना पसीना पोंछने लगी। पूरे कमरे को घूर घूर कर देखने लगी कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा है। वह आदमी मेरे पल पल बदलती हालत को जानता है। अभी मैं संभल भी नहीं पाई थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी माँ थी और मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, सोनाली, तुम्हारी बीना का फ़ोन आया था। वह जिद पर आई हुई है कि सोनाली का रिश्ता मेरे बेटे सुनील से तय कर दो। तुम्हारी आंटी इनकार नहीं सुनना चाहती। मैं नहीं समझ पा रही थी कि उन्हें क्या जवाब दूं। मैंने कहा, माँ, अभी मुझे कुछ सोचने का समय दे। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी, सोचना क्या है बेटा, ऐसे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं आते। मेरी सहेली बहुत ही अच्छी खाते पीते घराने की है, उसका बेटा लाखों में कमाता है। फिर कहने लगी कि और उसके बेटे की इच्छा है कि वह तुमसे शादी करे, अब उससे फ़ोन पर बात कर लेना। यह कहकर मेरी माँ कमरे से निकल गई। मैं पहले ही एक बहुत बड़ी उलझन में फंस चुकी थी। अभी मैंने कमरा बंद ही किया था कि मुझे मेरी मम्मी की सहेली के बेटे सुनील की कॉल आ गई, और वही घिसे पिटे जुमलेबाजी की। तुम मुझे शुरू से ही पसंद थी, लेकिन मेरी नौकरी अब लगी है, इसलिए मैंने अपना रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर कहने लगा, सोनाली, तुम तो जानती हो महंगाई कितनी बढ़ गई है, और मैं उन मर्दों में से हरगिज़ नहीं हूँ कि शादी के बाद पत्नी के कमाने पर ऐतराज़ करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपना ऑनलाइन काम जारी रखो, तभी तो हम मिलकर घर चला सकेंगे। सुनील की बातें सुनकर मैं समझ गई थी कि उसकी मोहब्बत के पीछे उसका क्या मतलब छुपा हुआ है, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, शादी के बाद मैं क्यों काम करने लगी, तुम हो ना, तुम कमाओगे, मैं सिर्फ घरदारी करूँगी। मेरी बात सुनकर सुनील कहने लगा, मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे सपोर्ट करो। देखो, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है। मैंने कहा, कमाना मर्द की जिम्मेदारी है, मैं कोई काम नहीं करूँगी, इसलिए अभी भी समय है, आप अपने फैसले पर आज़ाद हैं। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। जिस काम से मैं अब तक पैसा कमाया था, उसका अंजाम मैं अब तक झेल रही थी। मैं यह काम आगे नहीं करना चाहती थी, और पता नहीं वो अनजान आदमी कौन है, क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गया है और क्यों मुझसे शादी करना चाहता है। वह तो मेरी इतनी गंदी वीडियो भी देख चुका है। यकीनन वह अपना कोई घिनौना मकसद पूरा करना चाहता होगा। मर्द चाहे खुद जैसी मर्जी हो, लेकिन उसे पत्नी अनछुई पवित्र चाहिए। मुझ जैसी लड़की से वह भला क्यों शादी करेगा, जो अपना पूरा शरीर सोशल मीडिया पर दर्शा चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई तो रोने बैठ गई। मेरा सब्र अब जवाब दे चुका था। मैंने एक फ़ैसला किया और तुरंत उस आदमी को कॉल लगा दिया। मैं अब इस किस्से को ख़त्म कर देना चाहती थी। वह आदमी, जिसका नाम मोहित था, हर वक्त ऑनलाइन रहता था। रात का 1 बज रहा था। दूसरी ही बेल पर उसने फ़ोन उठाया। मैंने कहा, मुझे आपसे मिलना है। मैं सोच चुकी थी कि उस आदमी से 2 टूक बात कर लेना ही चाहिए। वह कहने लगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बताओ कहाँ मिलना चाहती हो, मुझे भी तुमसे मिलकर बात करनी है। मैंने एक रेस्टोरेंट का नाम बता दिया और वक्त भी तय कर लिया। अगले दिन मैं वक्त पर रेस्टोरेंट में पहुंच गई थी, लेकिन मैं अब तक अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थी। यहाँ कोने की टेबल पर मैं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। मेरे दिल की हालत उस वक्त बहुत बुरी थी। मुझे डर के मारे अपनी धड़कनें अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। ना जाने वह आदमी कौन था और क्या मेरे बारे में जानता था। पता नहीं मुझे क्या डिमांड करेगा। मैं यही सोच रही थी जब एक नौजवान बड़ी धड़ल्ले से मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। वह आदमी 30-32 उम्र का होगा, देखने में अच्छी शक्ल सूरत का था। मैं उसे बड़े गौर से देख रही थी, बिना आंखें झपकाए कि यह वही आदमी है जिसने पिछले 3 महीने से मेरी ज़िंदगी नर्क बना रखी थी। मेरे यूँ देखने पर
वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, देख लिया मुझे सोनाली, अब बताओ मैं तुम्हें पसंद भी हूँ कि नहीं। उसके बाद मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। मैंने फ़ौरन से अपनी नज़रें चुरा ली। मैंने कहा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहली बार देखा है। मुझे तो लगा आप मेरे लिए कोई जानने वाले या रिश्तेदार होंगे। कौन हैं आप और मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? वह कहने लगा, बता दूंगा, इतनी में जल्दी क्या है? अच्छा बताओ क्या खाओगे, क्या ऑर्डर करूं? मुझे वह यूँ बात कर रहा था जैसे पहले से हम मिलते आ रहे हो और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो। इससे पहले कि वह वेटर को बुलाता, मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, आप काम की बात करें, मेरी जान छोड़ने की क्या कीमत लेंगे? मेरे कहने का अंदाज़ थोड़ा गुस्सैल था। मैं थक चुकी थी उस आदमी के बारे में सोच सोच कर, इसलिए मैं यह किस्सा ही ख़त्म करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि उसका कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होगा। वहाँ मुझे कभी भी इज्जत की ज़िंदगी नहीं दे सकता। मेरी बात पर वहाँ मुझे बड़ी सीरियस होकर देखने लगा, कहने लगा, तो तुम यहाँ कीमत अदा करने आई हो, मेरी डिमांड पूरी करने आई हो? बड़े गुस्से से वह मुझे देखकर पूछ रहा था। उसका बोलने का अंदाज जितना सीरियस था कि मुझे अपना दिल सीने में रुकता हुआ महसूस हुआ था। उसके गुस्से से भरी आंखें मेरी जान निकालने लगी थी। वह कहने लगा, भर सकती हो तुम मुझे, मेरी कीमत करोगी, मेरी डिमांड पूरी? वह मेरी आंखों में अपनी कहर बरसाती नजरें गड़ाए पूछ रहा था। मैं शायद उसकी नज़रों की ताव ना ला सकती थी, इसलिए अपनी नज़रें झुका गई। उसने जोरदार मुक्का टेबल पर मारा था। मैं बुरी तरह से चौंकी थी। कहने लगा, मेरी तरफ देखकर बात करो सोनाली। उसके शब्दों को सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। कहने लगा, मैं तुमसे मिलने आया था, अपने बारे में बताने आया था, लेकिन अब नहीं, अब तुम पहले मेरी डिमांड पूरी करोगी। यह कहकर वह उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा अपने माँ बाप के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने। बिना किसी इनकार के हाँ कर देना, तुमसे शादी करना ही मेरी डिमांड है। यह कहकर वह जा चुका था। मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया। कुछ ही दिन बाद वह मेरे घर अपना रिश्ता लेकर आ चुका था और मेरी शादी उससे हो गई। मैं दुल्हन बनी उसके कमरे में मौजूद थी, लेकिन अब भी उससे बिल्कुल अनजान थी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो मुझे अपना दिल की धड़कन ही अपने कानों में महसूस हुई थी। लेकिन वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं डर के मारे काँप रही थी। वह मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, पहले तो यहाँ डरना बंद करो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। उसकी बातें भी मेरा दिल घर नहीं कर पा रही थी। उसने मेरे सर्द हाथ थाम कर बताना शुरू किया। कहने लगा, मैं एक ISI का एजेंट हूँ और साइबर क्राइम की केसेस को हल करता हूँ। हमारी टीम में बहुत से ऑफिसर्स ऐसे हैं जो ऐसे गंदे चैनल चलाने वालों को डिलीट करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह चैनल समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। पहले तो उन्हें मना किया जाता है, समझाया जाता है कि वह ऐसी घटिया टाइप की वीडियो ना बनाए, और जब वह नहीं मानते तो उन्हें डरा धमका कर चैनल से सारी गंदगी हटवाई जाती है। फिर वह कहने लगा कि तुम्हारी वीडियो भी मेरे लिए एक केस ही थी। मैंने कमेंट में तुम्हें इस काम से करने के लिए मना भी किया था, लेकिन तुम्हारे शब्दों में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तुमने मुझे जवाब दिया था कि समाज के मालदार लोग बेसहाराओं की कुछ मदद करे तो शायद हमें यूँ सबके सामने अपनी इज्जत खोकर पैसा ना कमाना पड़े। आप नसीहत तो बड़े आराम से कर रहे हैं, क्या शादी करेंगे? मुझे और मेरी सारी वीडियो देखकर भी मुझे इज्जत भरी ज़िंदगी देंगे? यकीनन नहीं देंगे। इसलिए अपनी नसीहत अपने पास रखिए, क्योंकि आपकी नसीहत मेरे घर वालों का पेट नहीं भर सकती। तुम्हारा यही जवाब सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हुआ था। फिर वह कहने लगा कि मैंने तभी फैसला कर लिया था, इसलिए तुम्हारी तलाश करना शुरू कर दी, और तुम्हारी तलाश मेरे लिए मुश्किल नहीं थी। देखा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और शादी भी कर ली, और तुम्हारे घर का खर्चा भी उठाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं उसे हैरत से देख रही थी और सोच रही थी कि ऐसे भी मर्द हमारे समाज में होते हैं। मैं तो समझती थी ऐसा सिर्फ कहानियों और फिल्मों में होता है। आज मेरी मोहित के साथ एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है। आज मैं मोहित के साथ एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैंने YouTube का सारा गंदा काम छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।